हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी बाई दीप नारायण पर। आज की क्लास में हम उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। हम परीक्षा वाली बुक से पढ़ेंगे आज की क्लास। ये उत्तर प्रदेश के बारे में हम जानकारी लेंगे। यह हमारी पेपर में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी यूपी पुलिस का पेपर होगा, एसएससी जीडी का पेपर होगा। इन सब में उत्तर प्रदेश से काफ़ी क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले हम राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचा के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश के 18 मंडल और उनसे संबंधित जिलों के बारे में जानेंगे। तो हमारा उत्तर प्रदेश का 18 मंडल में लखनऊ मंडल हो गया, जिसमें जिलों की संख्या 6 है। लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई व लखीमपुर खीरी। कानपुर हो गया दूसरा मंडल, जिसमें जिलों की संख्या 6 है। और कौन कौन से ज़िले हैं, तो कानपुर नगर हो गया, कानपुर देहात हो गया, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज व औरैया। आप एक मैप ले सकते हैं और साथ में उसमें देख सकते हैं कि कौन से ज़िले कहाँ पर हैं, जिससे आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तीसरे नंबर पर आता है मेरठ मंडल। इसमें भी 6 ज़िले हैं: मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत व हापुड़। नेक्स्ट मंडल आता है हमारा अयोध्या, चौथे नंबर पर। इसमें 5 ज़िले हैं: अयोध्या, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अमेठी व अम्बेडकर नगर। उसके बाद आता है नेक्स्ट मंडल हमारा अलीगढ़। अलीगढ़ में 4 ज़िले हैं: अलीगढ़, एटा, हाथरस व कासगंज। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा आगरा। आगरा मंडल, तो इसमें 4 ज़िले हैं: आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद व मैनपुरी। उसके बाद आता है वाराणसी मंडल। इसमें भी 4 ज़िले हैं: वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर व चंदौली। नेक्स्ट मंडल है हमारा गोरखपुर। गोरखपुर में 4 ज़िले हैं: गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया व कुशीनगर। उसके बाद नेक्स्ट मंडल आता है हमारा देवी पाटन, जिसका मुख्यालय गोंडा में है। इसमें भी 4 ज़िले आते हैं: गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती व बहराइच। उत्तर प्रदेश का नेक्स्ट मंडल है बरेली। इसमें 4 ज़िले हैं: बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर व पीलीभीत। नेक्स्ट मंडल है मुरादाबाद। इसमें 5 ज़िले हैं: मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा व संभल जिला। उसके बाद आता है प्रयागराज। प्रयागराज में 4 ज़िले हैं: प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर और कौशाम्बी। नेक्स्ट मंडल है हमारा चित्रकूट धाम, जिसका मुख्यालय बांदा है। इसमें 4 ज़िले हैं: चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर व महोबा। नेक्स्ट है हमारा मिर्ज़ापुर मंडल। इसमें 3 ज़िले हैं: मिर्ज़ापुर, सोनभद्र व भदोही। नेक्स्ट मंडल है आजमगढ़। आजमगढ़ में 3 ज़िले हैं: आजमगढ़, मऊ, बलिया। उसके बाद नेक्स्ट मंडल है हमारा बस्ती। बस्ती में भी 3 ज़िले हैं: बस्ती, सिद्धार्थनगर व संत कबीर नगर। उसके बाद नेक्स्ट ज़िला है हमारा झांसी। नेक्स्ट मंडल है झांसी, जिसमें 3 ज़िले हैं: झांसी, ललितपुर व जालौन। और लास्ट हमारा 18वां मंडल है सहारनपुर। इसमें 3 ज़िले हैं: सहारनपुर, मुजफ्फरनगर व शामली। अब हम बात करते हैं कि मुख्यालय से भिन्न नाम वाले ज़िले कौन कौन से हैं। तो मुख्यालय से भिन्न नाम वाले ज़िले हैं हमारे: अमेठी का मुख्यालय है गौरीगंज। उसके बाद संत कबीर नगर का मुख्यालय है खलीलाबाद। और गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय नोएडा है।
कौशाम्बी का मुख्यालय मंझनपुर है। उसके बाद भदोही का मुख्यालय ज्ञानपुर है। अंबेडकर नगर का मुख्यालय अकबरपुर है। कुशीनगर का मुख्यालय पडरौना है। कानपुर देहात का मुख्यालय अकबरपुर माती है। और सिद्धार्थ नगर का मुख्यालय नौगढ़ है। उसके बाद सोनभद्र का मुख्यालय रावर्ट्सगंज है। जालौन का मुख्यालय उरई है। फर्रुखाबाद का मुख्यालय फतेहगढ़ है। और संभल का मुख्यालय पवांसा है। टोटल 13 जिलों का मुख्यालय अलग है। इसके बाद हम बात करते हैं नगर निगम वाले नगर। तो टोटल कितने नगर निगम वाले नगर हैं हमारे पास? तो टोटल 17 नगर निगम वाले नगर हैं। नंबर 1 हो गया लखनऊ, नंबर 2 आगरा, नंबर 3 कानपुर, नंबर 4 प्रयागराज, नंबर 5 वाराणसी, नंबर 6 मेरठ, नंबर 7 गोरखपुर, नंबर 8 बरेली, नंबर 9 गाजियाबाद, नंबर 10 अलीगढ़ और नंबर 11 मुरादाबाद, नंबर 12 पे आता है झांसी, नंबर 13 पे सहारनपुर, नंबर 14 पे फिरोजाबाद, नंबर 15 पर अयोध्या, नंबर 16 पर मथुरा वृंदावन और नंबर 17 पे आता है शाहजहांपुर। तो 17 जिले हो गए नगर निगम वाले नगर। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ नवसृजित जिले के बारे में कि कौन से जिलों से ये अलग होकर के नए जिले बने हैं, इनके पुराने जिले कौन थे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहले नंबर पर। तो पहले नंबर पर आता है महोबा। यह 11/2/1995 में हमीरपुर जिले से अलग होकर के महोबा बना था। उसके बाद अयोध्या जिला से अंबेडकर नगर बना। यह 29 सितंबर 1995 को बना। प्रयागराज से कौशाम्बी जिला बना। मुरादाबाद से अमरोहा जिला बना। अलीगढ़ व मथुरा से हाथरस जिला बना। बांदा जिला से अलग होकर के चित्रकूट बना। गोंडा से अलग होकर के बलरामपुर बना। वाराणसी से अलग होकर के चंदौली बना। बहराइच जिला से अलग होकर के श्रावस्ती जिला बना। उसके बाद हम बात करेंगे गौतम बुद्ध नगर के बारे में। तो गौतम बुद्ध नगर हमारा गाजियाबाद व बुलंदनगर से अलग होकर के गौतम बुद्ध नगर बना। बस्ती व सिद्धार्थ नगर से अलग होकर के संत कबीर नगर बना। फर्रुखाबाद से अलग होकर के कन्नौज बना। इटावा से अलग होकर के औरैया बना। एटा से अलग होकर के कासगंज जिला बना। मुरादाबाद व बदायूं से अलग होकर के संभल जिला बना। गाजियाबाद से अलग होकर के हापुड़ जिला बना। मुजफ्फरनगर से अलग होकर के शामली जिला बना। और अमेठी जिला हमारा रायबरेली व सुल्तानपुर से अलग होकर के बना। यह 5 जुलाई 2013 को बना। इसके बाद हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के नाम, चिन्ह, राजधानी, इन सब चीज़ के बारे में, कब गठन हुआ इनका। तो सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश के नाम के बारे में जानते हैं। तो 1836 से उत्तर पश्चिम प्रांत इसका नाम था। उसके बाद 1877 में इसका नाम हो गया उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध। और 1902 ईस्वी में इसका नाम हो गया आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। उसके बाद 1937 से केवल संयुक्त प्रांत इसका नाम था। और 24 जनवरी 1950 से लेकर के अब तक इसका नाम उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात करें तो 1836 से उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा थी और 1858 से इसकी राजधानी प्रयागराज हो गई। उसके बाद 1920 से आंशिक रूप से इसकी राजधानी लखनऊ थी और 1935 से
उत्तर प्रदेश की राजधानी पूर्णतः लखनऊ हो गई। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था। तो उत्तर प्रदेश राज्य का गठन 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ। उसके बाद राज्य का पुनर्गठन हुआ, यह 1 नवंबर 1956 को हुआ। राज्य का विभाजन 9 नवंबर 2000 को 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड बना। उत्तर प्रदेश से अलग होकर के उत्तराखंड बनाया गया। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा की घोषणा अक्टूबर 1947 से देवनागरी लिपि में हिंदी कर दी गई। तो उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? तो देवनागरी है। प्रथम राजकीय भाषा सभी कार्यालयों में अनिवार्य रूप से 26 जनवरी 1968 से लागू की गई। उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा, तो उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा 1989 से उर्दू हो गई। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा है और राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रौंच है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक है और राजकीय पुष्प पलाश या टेंसू है। 4 जनवरी 2011 से उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है पलाश। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल हॉकी है। उसके बाद आते हैं राजकीय चिन्ह के बारे में। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह एक वृत्त में 2 मछली, एक तीर धनुष यह चिन्ह 1938 में स्वीकृत हुआ। अब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश की शासनिक एवं प्रशासनिक संरचना के बारे में। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में सम्मिलित उत्तर प्रदेश के जिले की संख्या 8 है, जिसमें से हो गया मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंद हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर व शामली। उसके बाद आता है एनसीआर में शामिल करने हेतु प्रस्तावित जिले कौन कौन से थे। तो उनका नाम है मथुरा, अलीगढ़, हाथरस व सहारनपुर। अप्रवासी भारतीयों की समस्याओं हेतु राज्य में एनसीआई विभाग का गठन कब हुआ। तो अप्रवासी भारतीयों की समस्याओं हेतु राज्य में एनआरआई विभाग का गठन 18 जुलाई 2014 को हुआ। एनआरआई दिवस कब मनाया जाता है? तो जनवरी में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यह उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की कुल संख्या 15,02,84,005 है। उत्तर प्रदेश राज्य का विधानमंडल कैसा है? तो यह 2 सदनीय है, द्विसदनात्मक। उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा का प्रथम गठन जुलाई 1937 ईस्वी को हुआ था। उन्नीस तक विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या 431 थी। उत्तराखंड बनने के पहले नवंबर 2000 तक विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या 425 थी और वर्तमान में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो वर्तमान में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या 404 है। 403 निर्वाचित होते हैं तथा एक मनोनीत एंग्लो इंडियन होता है। वर्तमान में विधानसभा में मनोनीत एंग्लो इंडियन हैं, तो इनका नाम है डॉक्टर डेनजिल जे गोडिन। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा
पूर्वांचल, पश्चिमांचल व मध्यांचल व बुंदेलखंड में विधानसभा सीटें क्रमशः कितनी हैं? तो पूर्वांचल में 162 विधानसभा सीटें हैं, पश्चिमांचल में 149 विधानसभा सीटें हैं, मध्यांचल में 73 विधानसभा सीट है और बुंदेलखंड में 19 सभा सीट है। 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं विधानसभा के लिए महिलाएं चुनी गई क्रमशः। तो 15वीं विधानसभा के लिए 23 महिलाएं चुनी गई थी। उसके बाद 16वीं विधानसभा के लिए तो 35 महिलाएं चुनी गई थी। 17वीं विधानसभा के लिए 42 महिलाएं चुनी गई थी। 18वीं विधानसभा के लिए 47 महिलाएं चुनी गई थी। फरवरी मार्च 2012 में हुए 16वें विधानसभा चुनाव में पार्टियों का प्रदर्शन तो 224 सीटें थी सपा की, 80 थी बसपा की और 47 थी भाजपा की, 28 कांग्रेस सीट थी, 9 रालोद व 15 अन्य सीटें थी। उसके बाद आता है फरवरी मार्च 2017 में हुए 17वीं विधानसभा चुनाव में पार्टियों का प्रदर्शन रहा है। तो इस समय पर भाजपा की सीट 312 हो गई, 9 सीट था अपना दल का और 4 सीट था सुहेल देव भारत समाज पार्टी, 47 सीट थी बस सपा की, 7 था कांग्रेस, 19 बसपा व 5 सीटें अन्य थी। के बाद नेक्स्ट है हमारा फरवरी मार्च 2022 में 18वीं विधानसभा चुनाव में पार्टियों का प्रदर्शन रहा है। तो इस समय 255 सीट थी भाजपा की, 12 अपना दल था, 6 निषाद पार्टी थी, 111 सीटें थी सपा की, 8 सीटें थी रालोद की और 6 था शुभा सपा, 2 कांग्रेस, 1 बसपा और 2 अन्य। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? तो कौन से जिले में सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें हैं? इसका नाम है प्रयागराज। प्रयागराज में 12 सीटें हैं। और सबसे कम सीटों की बात करें तो सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला है तो वह है श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट। इनके पास सिर्फ 2-2 विधानसभा सीटें हैं। राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या 86 है, 84 है एससी की और 2 है एसटी की। स्वतंत्रता के बाद से अब तक राज्य विधानसभा की लखनऊ से बाहर मात्र 1 बैठक हुई है और वो कहाँ हुई थी? तो वह हुई थी प्रयागराज में 8 जनवरी 2003 को। राज्य मंत्रिमंडल की पहली बार लखनऊ से बाहर बैठक हुई तो वह हुई थी 29 जनवरी 2019 को कुंभनगर प्रयागराज में। विधान परिषद का गठन किया गया तो विधान परिषद का गठन 1937 ईस्वी में किया गया। उसके बाद बात करते हैं हम उत्तराखंड निर्माण के पहले नवंबर 2000 तक विधान परिषद सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो इसका सही आंसर होगा 108। विधान परिषद सदस्यों की कुल संख्या 108 थी। नेक्स्ट की बात करें हम तो वर्तमान में विधान परिषद सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो वर्तमान में विधान परिषद सदस्यों की कुल संख्या 100 है। प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80 है और प्रदेश में एससी व एसटी के लिए आरक्षित लोकसभा सीटों की संख्या क्रमशः 17 व 0 है। मतदाताओं की संख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र तो वह है हमारा गाजियाबाद।
मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र, तो उसका नाम है शाहीबाबाद, इसे हम गाजियाबाद कहते हैं। प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में कब लागू हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन 25 फरवरी 1968 से 25 फरवरी 1969 तक लागू था। 1 साल के लिए लागू किया गया था। अब तक कुल राष्ट्रपति शासन कितनी बार लग चुका है? तो अब तक कुल राष्ट्रपति शासन 10 बार लग चुका है। नेक्स्ट है हमारा निकटतम 10वां राष्ट्रपति शासन कब से कब तक था? तो निकटतम 10वां राष्ट्रपति शासन 8 मार्च 2002 से 3 मई 2002 तक था। जनगणना के समय छोटे बड़े नगरों की कुल संख्या कितनी थी? तो उस समय छोटे बड़े नगरों की कुल संख्या 915 थी और वैधानिक नगरों की कुल संख्या 648 थी। सर्वाधिक व सबसे कम वैधानिक नगरों वाले जिले, तो इसमें आते हैं बदायूं, जिसमें 23 जिले थे, और श्रावस्ती, इसमें 2 जिले थे। राज्य में योजनाबद्ध नगर कितने हैं? तो राज्य में योजनाबद्ध नगर 3 हैं। नोएडा हो गया, ग्रेटर नोएडा हो गया व न्यू कानपुर सिटी हो गया। आवास एवं विकास परिषद उत्तर प्रदेश में कितने हैं? तो 54 है। विकास प्राधिकरण की संख्या कितनी है? तो 28। उसके बाद हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, तो यह 5 है। उत्तर प्रदेश संभागों मंडलों की संख्या, तभी हमने बात किया था, तो इनका संख्या है 18। 18वां अलीगढ़ अप्रैल 2008 में सृजित किया गया था। नेक्स्ट है हमारा सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? तो सबसे बड़ा मंडल है हमारा कानपुर, लखनऊ व मेरठ, इन तीनों में 6-6 जिले हैं। और सबसे छोटे मंडल की बात करें तो सबसे छोटे मंडल हैं मिर्ज़ापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी व सहारनपुर, इनमें 3-3 जिले हैं। जिलों की संख्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश में टोटल 75 जिले हैं और उत्तर प्रदेश में तहसीलों की संख्या 351 है 2021 के अनुसार। नगर निकायों वाले कुल नगर कितने हैं? तो 734 हैं 2021 की रिपोर्ट के अनुसार। 734 नगर निकाय वाले कुल नगर हैं और नगर निगम निकाय वाले कुल 17, तो ये कुल 17 जिले हैं। नगर पालिका परिषद वाले तो टोटल 200 हैं और नगर पंचायतें कितनी हैं? तो ये हमारी 517 हैं। जिला पंचायतें 75 हैं। ब्लॉकों की संख्या 826 है। क्षेत्र पंचायतों की संख्या 826 है। उसके बाद हम बात करते हैं न्याय पंचायतें, तो टोटल कितनी न्याय पंचायतें हैं? तो 8135। उत्तर प्रदेश 2020 के अनुसार 8135 न्याय पंचायतें हैं। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतें या सभाएं कितनी हैं? तो 59,073। कुल कितने आबाद ग्राम हैं? तो 97,814 ग्राम है। और टोटल कुल कितने ग्राम हैं? तो उनकी संख्या है 1,06,774 ग्राम। पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण कितना है? तो कुल सीट का 1/3% महिलाओं को आरक्षण मिला हुआ है।
यहाँ हम आगे बात करते हैं न्यायालय के बारे में। तो न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र ये हमारा लखनऊ में है 1986 में। उसके बाद उच्च न्यायालय की बात करें तो उच्च न्यायालय हमारा प्रयागराज में है और एक खंडपीठ जो है वह हमारा लखनऊ में है। इसका उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो उच्च न्यायालय की स्थापना 17 मार्च 1866 ईस्वी को हुई। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? तो न्यायाधीशों की कुल संख्या 160 है। राज्य में उपभोक्ता संरक्षण आयोगों की स्वीकृत संख्या, तो इनकी संख्या 5 है। राज्य में सीबीआई कोर्ट्स कितने हैं? तो राज्य में सीबीआई कोर्ट्स 6 हैं। 4 हमारा लखनऊ में है, 2 गाजियाबाद में है। उसके बाद पारिवारिक मामलों हेतु पारिवारिक न्यायालयों की शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत 1984 से हुई। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्रदेश में कुल 6 औद्योगिक न्यायाधिकरण है। तो प्रदेश में उत्तर प्रदेश में कुल 6 औद्योगिक न्यायाधिकरण है। कहाँ कहाँ है? तो ये है हमारा प्रयागराज, लखनऊ, मेरठ, आगरा, कानपुर व गोरखपुर में। उसके बाद हम बात करते हैं कॉमर्शियल कोर्ट गठित है। तो यह भी हमारा 13 जिलों में गठित है। प्रदेश में श्रम न्यायालय हैं, कितने हैं? तो इनकी संख्या है टोटल 20। नेक्स्ट है हमारा कारागार, जिसे हम जेल कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश में कुल कारागार संस्थाएं हैं, तो इनकी संख्या है 72। तो उत्तर प्रदेश जिला में कारागारों की संख्या है, तो इनकी संख्या है 62। उत्तर प्रदेश में उप कारागारों की संख्या है, तो इनकी संख्या है 2। एक है महोबा में, एक है देवबंद में। प्रदेश में केंद्रीय कारागार हैं, तो उत्तर प्रदेश में 6 केंद्रीय कारागार हैं। एक है बरेली में, दूसरा आगरा, तीसरा वाराणसी, चौथा फतेहगढ़, 5वां नैनी और 6वां है हमारा इटावा में। उत्तर प्रदेश में आदर्श कारागार 1849 है, तो यह है हमारा लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में नारी बंदी निकेतन है, तो यह हमारा लखनऊ में है। इनकी संख्या 1 है। उत्तर प्रदेश में किशोर सदन अल्पवयस्क कारागार है, तो ये है हमारा बरेली में। इनकी संख्या 1 है। संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? तो ये हमारा क्वेश्चन में आता है कि संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? तो ये हमारा लखनऊ में है। कब बना था? तो 1940 ईस्वी में। प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार कौन सा है? तो प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार आगरा में है। अब हम बात करते हैं नियुक्तियों के बारे में। स्वतंत्रता के बाद राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो स्वतंत्रता के बाद राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। और राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे? तो उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री के रूप में चौधरी नारायण सिंह थे। नेक्स्ट है हमारा राज्य एवं देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इनका नाम था सुचेता कृपलानी। उत्तर प्रदेश राज्य में अब तक महिला मुख्यमंत्री हुई हैं, तो अब तक 2 महिला मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, सुचेता कृपलानी व सुश्री मायावती। ये सुश्री मायावती जी उत्तर प्रदेश में लगातार 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। और वर्तमान मुख्यमंत्री की बात करें तो योगी आदित्यनाथ वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। ये स्वतंत्रता के बाद के व्यक्ति के रूप में 21वें मुख्यमंत्री हैं। सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री कौन थे? तो इनका नाम है अखिलेश यादव। स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री, तभी हमने आपको बताया था सुश्री मायावती, ये
4 बार रह चुकी हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व देश के प्रधानमंत्री, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में चौधरी चरण सिंह थे और विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। राज्य की प्रथम राज्यपाल कौन थी? तो उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू थी। ये 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक इनका कार्यकाल था। राज्य एवं देश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये श्रीमती सरोजनी नायडू प्रथम महिला राज्यपाल थी। ऐसा कौन है जो सर्वाधिक बार उत्तर प्रदेश में राज्यपाल बना? तो इनका नाम है श्री मोहम्मद शफी कुरैशी व BL जोशी, 2 बार ये बने थे। नेक्स्ट है हमारा, वर्तमान समय में राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान समय में आनंदीबेन मफदभाई पटेल, 29 जुलाई 2019 से अब तक। नेक्स्ट है हमारा, स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधान परिषद सभापति उत्तर प्रदेश से कौन है? इनका नाम है श्री चंद्रभाल। नेक्स्ट है हमारा, विधान परिषद के वर्तमान सभापति कौन है? तो विधान परिषद के वर्तमान सभापति के रूप में श्री कुंवर मानवेंद्र सिंह जी हैं। इनका कार्यकाल 31 जनवरी 2021 से अब तक है। स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधानसभा अध्यक्ष राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन थे। बात करें सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष की, तो उनका नाम है श्री आत्माराम गोविंद खेर व केशरी नाथ त्रिपाठी। ये दोनों लोग 3 बार विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो इनका नाम है सतीश महाना, 29 मार्च 2022 से अभी तक। विधानसभा अध्यक्ष व मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया किसने? तो इनका नाम है श्रीपति मिश्र व श्री बनारसी दास ने। प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात करें इलाहाबाद हाई कोर्ट की, तो इनका नाम है न्यायमूर्ति श्री वाल्टर मोर्गन। 1866 ईस्वी से 1871 ईस्वी तक ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश रहे। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है इलाहाबाद के? इनका नाम है न्यायाधीश राजेश बिंदल। 11 अक्टूबर 2021 से अभी तक ये हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में है। प्रथम लोकायुक्त कौन है? तो इनका नाम है विश्वंभर दयाल, 14/9/1977 से 13/9/1982 तक। नेक्स्ट है हमारा वर्तमान 7वें लोकायुक्त, कार्यकाल 8 वर्ष। इनका नाम न्यायाधीश श्री संजय मिश्रा जी है। 31 जनवरी 2016 से इन्हें लोकायुक्त नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है हमारा प्रमुख संगठन के बारे में हम जानेंगे। तो प्रमुख संगठन की बात करें तो नागरिक सुरक्षा संगठन का गठन कब हुआ था? तो का सही आंसर होगा 1962 ईस्वी में। और नागरिक सुरक्षा केंद्र स्थापित है यह हमारे 17 जिलों में। उत्तर प्रदेश के 17 जिले में नागरिक सुरक्षा केंद्र स्थापित हैं। उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष या मुख्यमंत्री 2005 में थे। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ? तो 9 मार्च 1993 ईस्वी को उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ। नेक्स्ट है हमारा उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का गठन, तो 1994 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट है हमारा राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? तो इसका आंसर होगा 7 अक्टूबर 2002 को। राज्य सूचना आयोग का गठन, तो 14 सितंबर 2005 को।
राज्य महिला आयोग का विधिवत गठन कब हुआ था? तो राज्य महिला आयोग का गठन हुआ था अगस्त 2004 में। नेक्स्ट है हमारा राज्य सुरक्षा आयोग अध्यक्ष सीएम का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 12 जुलाई 2013 को राज्य सुरक्षा आयोग का गठन हुआ। नेक्स्ट है हमारा उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 2013 में। एनआरआई विभाग का गठन, जिसे हम कहते हैं प्रवासी भारतीयों हेतु एनआरआई विभाग का गठन कब हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में 18 जुलाई 2014 को इसका गठन हुआ। उत्तर प्रदेश माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर प्रवासी भारतीयों की सुविधा के लिए यह लखनऊ में खोला गया था। नेक्स्ट है हमारा केंद्र की तरह उत्तर प्रदेश में भी शासन अनिवार्य है। प्रशासन की संसाधनात्मक प्रणाली लागू है जिसके 3 प्रमुख अंग हैं। नंबर 1 है हमारा कार्य प्रणाली, जिसके अंतर्गत राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, सचिवालय, निदेशालय व महाधिवक्ता आदि आते हैं। नंबर 2 है हमारा विधानमंडल, जिसमें राज्यपाल, विधान सभा तथा विधान परिषद के बारे में बताया गया है। और नंबर 3 है हमारा न्यायालय। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कार्यपालिका के बारे में। तो कार्यपालिका के अंतर्गत हम राज्यपाल को देखते हैं। तो केंद्र के राष्ट्रपति की तरह उत्तर प्रदेश में भी एक राज्याध्यक्ष की व्यवस्था है, जिसे राज्यपाल या गवर्नर के नाम से जाना जाता है। राज्यपाल राज्य सरकार शब्द का बोध कराता है और राज्य की कार्यपालिका शक्ति इसी से निहित होती है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख और विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय वास्तविक प्रमुख होता है। राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है और राज्य का प्रथम नागरिक होता है। तो यहाँ पर हम बात करें कि राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो इसका उत्तर होगा कि राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल होता है। बात करते हैं राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह 5 वर्ष के लिए होता है। राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और वह उसी के इच्छा पर्यंत पद धारण करता है। राष्ट्रपति जब चाहे उसे पद से हटा सकता है। राज्य के महाधिवक्ता, लोकायुक्त आदि पदों पर नियुक्तियां राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है और वहीं पर महाधिवक्ता, लोकायुक्त आदि की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल सर्वप्रथम मुख्यमंत्री की नियुक्ति कराता है और उसकी सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कराता है एवं अनुसूची 3 के अनुरूप पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। तो मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को उनके पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, तो इसका उत्तर होगा राज्यपाल। नेक्स्ट है हमारा मंत्री पद पर नियुक्त होने के लिए दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना आवश्यक होता है। यदि ऐसा नहीं है तो 6 माह के भीतर उसे एक सदन की सदस्यता ग्रहण करना पड़ता है। के बाद हम बात करें राज्य मंत्रिपरिषद ही राज्य में वास्तविक कार्य प्रणाली का कार्य करती है। यही विधानमंडल की पथ प्रदर्शक तथा शासन की धुरी है। अब मुख्यमंत्री की बात करते हैं। तो मुख्यमंत्री जो होता है वह
राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। मुख्यमंत्री हमारा राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। वह राज्य शासन का कप्तान होता है। उसके कार्यों एवं दायित्वों की दृष्टि से प्रधानमंत्री का उसे लघु रूप कहा जा सकता है। जैसे केंद्र के लिए प्रधानमंत्री होता है, वैसे ही राज्य के लिए मुख्यमंत्री होता है। अब हम बात करते हैं सचिवालय की, तो राज्य की वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद के सदस्य जनप्रतिनिधि होते हैं। वे प्रशासन की गूढ़ताओं से अवगत हों, यह आवश्यक नहीं होता है। इसीलिए आवश्यक प्रशासनिक सहायता एवं परामर्श के लिए मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक विशुद्ध प्रशासनिक निकाय का गठन किया गया है, जिसे हम राज्य सचिवालय कहते हैं। अब हम राज्य सचिवालय के बारे में देखेंगे, तो राज्य सचिवालय के प्रशासनिक अध्यक्ष को मुख्य सचिव और प्रत्येक विभागों के सचिव को शासन सचिव कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा मुख्य सचिव। तो ये जो हमारा मुख्य सचिव होता है, यह राज्य प्रशासन में मुख्य सचिव का पद प्रशासनिक पद सोपान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। वह राज्य कैडर में आईएएस का वरिष्ठतम अधिकारी होता है। मुख्य सचिव जो होता है वो आईएएस का सबसे ऊंचा अधिकारी होता है, वरिष्ठ, और राज्य प्रशासन की धुरी होता है। कार्यकारी विभाग, निदेशालय, राज्य प्रशासन में मंत्री, मंत्रिपरिषद, राजनीतिक प्रमुख, सचिव, सचिवालय, प्रशासनिक प्रमुख के बाद तीसरा अवयव कार्यकारी विभाग का होता है। ऊपर के दोनों अवयव जो होते हैं उनका संबंध नीति निर्माण से है, जबकि कार्यकारी विभाग निदेशालय के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार संस्था होती है। मंडल, जिला, तहसील एवं ब्लॉक प्रशासन, राज्य के विभिन्न विभागों की कार्यात्मक इकाइयां नीचे तक फैली होती है और सबके अपने अपने विभाजन स्तर होते हैं। नेक्स्ट है हमारा महाअधिवक्ता। तो महाधिवक्ता के बारे में जानेंगे हम कि राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इनकी अवधि नियत नहीं होती है कि ये कितने साल के लिए रहेंगे, और उसी के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इस पद पर नियुक्त होने के लिए आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो, 10 वर्ष से अधिक समय से न्यायिक कार्य से जुड़ा हो और कम से कम 10 वर्ष से उच्च न्यायालय में अधिवक्ता का कार्य किया हो। उसके बाद वह विधि विषयों पर राज्यपाल को सलाह देता है एवं राज्यपाल द्वारा सौंपे गए विधि संबंधी कार्यों का संपादन करता है। न्यायाधीश जो होता है वो राज्यपाल को सलाह देता है। वह सदनों की बैठकों में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। अब हम बात करते हैं विधान मंडल के बारे में। तो विधान मंडल के बारे में बात करते हैं, तो राज्य में विधि निर्माण के लिए विधान मंडल की व्यवस्था की गई है, जिनके 3 अंग हैं, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। तो राज्यपाल विधानमंडल में सबसे ऊपर राज्यपाल का स्थान होता है। उसके हस्ताक्षर के बिना कोई कानून परिवर्तन नहीं हो सकता है। राज्यपाल सदनों के अधिवेशन आहूत करता है, सत्रावसान करता है, विधानसभा का विघटन करता है, दोनों सदनों में अभिभाषण करता है, सदन में बजट रखवाता है, साक्ष्यों की निर्भरताओं का विनिश्चय करता है, विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए आरक्षित रखता है। विशेष परिस्थितियों में जब सदन सत्र में न हो तो वो अध्यादेश भी जारी कर सकता है। ये सभी राज्यपाल के विधायी कार्य होते हैं। अब दूसरे नंबर पर आता है विधान परिषद। तो विधान परिषद की बात करें हम तो उच्च सदन के रूप में
उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद का गठन 1937 ईस्वी में किया गया था। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 100 सदस्य हैं और इस परिषद के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है, जो इस प्रकार है कि कुल सदस्यों का 1/3 भाग विधानसभा के सदस्यों के द्वारा और 1/3 नगर निकायों के द्वारा, जिला वार्डों एवं स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा और 1/12 भाग विश्वविद्यालयों के 3 वर्ष से अधिक पुराने स्नातकों द्वारा, 1/12 भाग माध्यमिक के ऊपर के शिक्षण संस्थानों के अध्यापकों के द्वारा तथा शेष 1/6 भाग सदस्यों के राज्यपाल द्वारा राज्य के विशिष्ट व्यक्तियों में से नाम निर्देशित किया जाता है। उसके बाद यह एक अस्थायी सदन होता है जिसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। जिनमें से प्रत्येक सदस्य जो होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इस सदन का सदस्य होने के लिए आवश्यक होता है कि वह भारत का नागरिक हो। पहला नंबर तो यही हो गया कि वह भारत का नागरिक होना जरूरी होता है, वह 30 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो और निर्धारित प्रारूप के अनुसार शपथ ग्रहण करता है। विधान परिषद के सदस्य अपने ही सदस्यों में से एक सभापति को और एक उपसभापति का चुनाव करते हैं। उसके बाद विधानसभा, तो विधानसभा इन्हें निम्न सदन या सामान्य सभा कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभाओं में 60 से कम और 500 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। वर्तमान समय में अपने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 404 है, जिनमें से 403 निर्वाचित होकर आते हैं और एक एंग्लो इंडियन होता है जिसे मनोनीत किया जाता है। यह सदस्य राज्य विधानसभा क्षेत्रों के वयस्क होते हैं जो कि 18 वर्ष या उससे ऊपर के होते हैं। इनके द्वारा मतों से प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। विधानसभा का सदस्य चुने जाने के लिए आवश्यक क्या क्या होता है, तो इनके लिए भी वह भारत का नागरिक हो, वह 25 वर्ष से कम आयु का तो बिल्कुल न हो। वहाँ पर 30 वर्ष दिया गया था, यहाँ पर 25 वर्ष दिया गया है। और निर्धारित प्रारूप के अनुसार शपथ ग्रहण करता हो। इन सबके अतिरिक्त उनमें निम्न बातें नहीं होनी चाहिए कि वह दिवालिया ना हो, वह विकृत चित्त का ना हो, अर्थात पागल ना हो, कोई लाभ का पद धारण न करता हो, वह भारत की नागरिकता न खो चुका हो, वह भारत का नागरिक होना आवश्यक होता है। सदस्य चुने जाने के बाद और पद ग्रहण करने से पहले प्रत्येक सदस्य को राज्यपाल या उसका प्रतिनिधि तीसरी अनुसूची के अनुसार शपथ ग्रहण कराता है। तो इनको शपथ है कौन से अनुसूची के अनुसार ग्रहण कराया जाता है, तो तीसरी अनुसूची के अनुसार। इसके बाद राज्य विधानसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होते हैं जिन्हें नई विधानसभा के सदस्यों द्वारा अपने में से ही चुना जाता है। बात करते हैं समितियां। सदनों के पास इतना समय और सुविधाएं नहीं होती कि वह प्रत्येक मामले पर गहनता से विचार कर सकें। इसलिए सदनों में विभिन्न प्रयोजनों के लिए समितियां बनाने की व्यवस्था होती है। कुछ समितियां दोनों सदनों की अलग अलग तो कुछ संयुक्त होती हैं। यहाँ पर नेता विरोधी दल, तो राज्य विधानसभा में द्वितीय सबसे बड़ी पार्टी जो कि सरकार में सम्मिलित न हो के नेता को विरोधी दल नेता के रूप में मान्यता देते हुए राज्य के कैबिनेट स्तर के मंत्री के समान सुविधाएं प्रदान की गई हैं। हम बात करते हैं सचिवालय के बारे में।
तो सचिवालय राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के पृथक पृथक अपने सचिवालय और सचिव होते हैं और उनकी कार्य प्रणाली राज्य सरकार के अन्य सचिवालय और सचिवों से पूर्णतः स्वतंत्र होती है। तो हम न्यायपालिका के बारे में देखते हैं। तो न्यायपालिका उत्तर प्रदेश में न्याय प्रशासन के शीर्ष पर एक उच्च न्यायालय होता है जिसके नियंत्रण में अनेक और न्यायालय होते हैं जिसे हम जिला न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, विधिक सेवा समितियां आदि होते हैं। उच्च न्यायालय की बात करें तो उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय का मुख्य पीठ इलाहाबाद में है और खंडपीठ लखनऊ में स्थित है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 ईस्वी में हुई थी। वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 160 है। तो वहीं पे बात करें कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कराता है, तो इसका उत्तर होगा राष्ट्रपति के द्वारा। यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति 62 वर्ष की आयु तक के लिए की जाती है। 62 वर्ष की आयु के बाद इन्हें रिटायर कर दिया जाता है। न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए क्या क्या आवश्यक है इसके बारे में हम जानते हैं। या भारत का नागरिक हो, या सबके लिए कंपलसरी होता है कि वह भारत का नागरिक हो, कम से कम 10 वर्ष तक किसी न्यायिक पद पर कार्य किया हो, या इतने वर्ष से उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो। नियुक्ति के बाद राज्यपाल द्वारा इन्हें शपथ दिलाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं जिला न्यायालय की। तो जिला न्यायालय उत्तर प्रदेश को 75 न्यायिक जिलों में बांटा गया है। तो उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और जिसमें प्रत्येक जिले का नियंत्रण एक जिला न्यायाधीश के अधीन होता है। जिला जज के अतिरिक्त जिले स्तर का एक और न्यायाधीश जिला सेशन जज होता है। इन दोनों जजों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल द्वारा की जाती है। वहीं पर जिला एवं जिला सेशन जज के नीचे के अधीनस्थ न्यायिक सेवा को 2 भागों में बांटा गया है, जिसे हम उत्तर प्रदेश सिविल न्यायिक सेवा और उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में विभक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय और लोक सेवा आयोग के परामर्श से की जाती है। सामान्यतः ऐसी नियुक्तियां प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर की जाती है। उसके बाद हम देखते हैं राजस्व परिषद के बारे में, जिसे हम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कहते हैं। यह प्रयागराज में स्थित है। राजस्व संबंधी मामलों के अपील एवं सुनवाई के लिए प्रदेश में सबसे शीर्ष न्यायालय राजस्व परिषद है। उसके बाद पारिवारिक न्यायालय। तो पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1985 के अंतर्गत प्रदेश के समस्त मंडलीय मुख्यालयों में एक एक पारिवारिक न्यायालय की स्थापना की गई, परंतु वादों की संख्या के आधार पर लखनऊ एवं कानपुर नगर में 2-2 पारिवारिक न्यायालय स्थापित किए गए हैं। तो अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि किस किस जिले में 2-2 पारिवारिक न्यायालय हैं। इसका उत्तर होगा लखनऊ एवं कानपुर नगर। उसके बाद आता है लोक अदालत। तो लोक अदालत की बात करें हम तो संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में एक नया अनुच्छेद 39 का जोड़कर समाज के कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 39 का में जोड़ा गया इसी धारा के तहत प्रदेश सरकार द्वारा 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 पारित किया गया। इस अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में राज्य स्तर पर उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
और तहसील पर तहसील विधिक सेवा प्राधिकरणों की स्थापना की गई। ये प्राधिकरण लोक अदालतों के माध्यम से न्यायालय में एवं न्यायालय से बाहर लंबित समस्त प्रकार के विवादों को समाप्त करने, विधिक अधिकारों के प्रति जन जागरण तथा समाज के निर्बल वर्गों को निःशुल्क विधिक सेवा उपलब्ध कराए जाने के दिशा में सतत प्रयासरत रही है। अब हम देखेंगे पंचायती राज प्रणाली के बारे में। तो स्वतंत्रता के बाद संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश में पंचायत के लिए उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 में पास किया गया। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 और 15 अगस्त 1947 से पंचायतों की स्थापना शुरू हो गई। अभी हम बात करें कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया, तो यह हमारा 1947 में पास किया गया। वहीं पर 1955 में पंचायतों के दूसरे चुनाव के बाद पंचायत अदालतों के नाम न्याय पंचायत कर दिया गया। 1961-62 में उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 पारित करके त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत या जिला परिषद जिसे कहते हैं हम, प्रणाली लागू कर दी गई। ऐसा बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश के आधार पर किया गया था। ये त्रिस्तरीय जो पंचायत चालू की गई, यह बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश के आधार पर किया गया। उसके बाद हम बात करते हैं 1992 में केंद्र सरकार के द्वारा पंचायतों में एक रूपता लाने के लिए, समय पर चुनाव सुनिश्चित करने के लिए, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने तथा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के उद्देश्य से संविधान में 73वां संशोधन करके अध्याय 9 जोड़ा गया और अनुच्छेद 243A से 243O तक इनसे संबंधित विभिन्न व्यवस्थाएं दी गई। 73वां संविधान संशोधन के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन हुआ, जो कि 1994 में पारित किया गया। 22 अप्रैल 1994 से प्रदेश में प्रवृत्त हुआ, जिसमें संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947 तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद अधिनियम 1961 में संशोधन करके राज्य में तीनों स्तर की पंचायतों में एक रूप लाने का प्रयास किया गया और साथ ही साथ पंचायतों का संगठन, संरचना, ST, SC, BC एवं महिला आरक्षण, निश्चित कार्यकाल, निर्वाचन एवं वित्त आयोग की स्थापना की गई। पंचायतों के कृत्य, शक्तियों और उत्तरदायित्व आदि के संबंध में व्यापक व्यवस्था की गई। इसके बाद हम देखते हैं जिला पंचायत के बारे में। तो जिला पंचायत त्रिस्तरीय व्यवस्था में सबसे शीर्ष पर जिला पंचायत होता है, जिसके अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा किया जाता है। इनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव चुने जाने से 1 वर्ष के भीतर नहीं लाया जा सकता है। जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव क्षेत्र की वयस्क जनता द्वारा किया जाता है। जिला पंचायत का सचिव जिले का मुख्य विकास अधिकारी, पंचायती राज अधिकारी होता है। जिला पंचायत अपने सदस्यों में 6 प्रकार की समितियां बनाता है, जो इस प्रकार हैं: प्रशासनिक समिति, नियोजन एवं विकास समिति, शिक्षा समिति, निर्माण कार्य समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति तथा जल प्रबंध समिति। ये मुख्यतः 6 प्रकार की समिति बनाता है। नेक्स्ट है हमारा जिला पंचायत। तो जिला पंचायत की बात करें तो यह त्रिस्तरीय व्यवस्था में द्वितीय स्तर पर आता है।
प्रत्येक क्षेत्र पंचायत में एक प्रमुख और एक उप प्रमुख होता है। प्रमुख का चुनाव होता है वह ग्राम सभा द्वारा चुने गए क्षेत्र पंचायत के सदस्यों के द्वारा होता है। वहीं पर क्षेत्र पंचायत प्रमुखों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव चुने जाने से 1 वर्ष के भीतर नहीं लाया जा सकता है। क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत एवं ग्राम पंचायत के बीच की कड़ी होती है। यह क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत जो है, क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत एवं ग्राम पंचायत के बीच कड़ी के रूप में कार्य करती है। इस पंचायत का सचिव बीडीओ होता है। यहाँ भी वही 6 समितियाँ बनाई जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्राम पंचायत। सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत होती है और ग्राम पंचायत का अध्यक्ष जो होता है वह प्रधान होता है, जिसका चुनाव ग्राम सभा के 18 वर्ष या अधिक आयु के मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की जाती है। ग्राम पंचायत के सदस्यों का भी चुनाव प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सभा द्वारा की जाती है। ग्राम पंचायत का सदस्य या प्रधान चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होनी चाहिए। इस पंचायत का सचिव ग्राम विकास अधिकारी होता है। यहाँ भी पहले की तरह 6 समितियां बनाई जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा नगर निकाय प्रणाली। हम देखते हैं नगर निकाय प्रणाली के बारे में। तो उत्तर प्रदेश में नगर स्वायत्त शासन की शुरुआत 1916 ईस्वी में हुआ था, जबकि नगरों के लिए राज्य विधानमंडल द्वारा संयुक्त प्रांत टाउन एरिया अधिनियम 1916 और संयुक्त प्रांत नगर पालिका अधिनियम 1916 पारित किया गया। इन दोनों अधिनियमों के अनुसार राज्य के प्रायः सभी नगरों में यथास्थिति नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर क्षेत्र समितियां तथा अधिसूचित क्षेत्र समितियां की स्थापना की गई। उसके बाद संवैधानिकता के अभाव, नाजुक वित्तीय स्थिति आदि कारणों से ये निकाय समुचित ढंग से कार्य नहीं कर पा रहे थे। इसलिए 1993 में केंद्र सरकार द्वारा संविधान में 74वां संशोधन करके एक नया अध्याय 9 का जोड़ा गया और अनुच्छेद 243 से 243 ZG तक इसके लिए विशेष व्यवस्था की गई। बात करें 14वें संविधान संशोधन के बाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, तो उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वशासन कानून संशोधन अधिनियम 1994 नाम से एक नया कानून बनाया गया। इस अधिनियम में राज्य के संपूर्ण नागरिक क्षेत्र को 3 भागों में विभक्त किया गया था, लेकिन वर्तमान समय में ये 4 प्रकार के हैं, जिनमें से नगरों के प्रकारों की घोषणा जो है वो राज्यपाल करता है। पहला है हमारा नगर निगम। तो नगर निगमों की रचना एक नगर प्रमुख, मेयर और एक उप मेयर व 3 प्रकार के सभासदों से होती है। नगर प्रमुख जो होता है वह नगर की वयस्क जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है और इसकी सहायता के लिए एक उपनगर प्रमुख और 1 वर्ष के लिए सभासदों द्वारा चुना जाता है। जो नगर प्रमुख होता है वह 5 वर्ष के लिए चुना जाता है और पद ग्रहण तिथि से 2 वर्ष तक उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। यदि 2 वर्ष के बाद अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और वह पास नहीं हुआ तो उसे उस तिथि से पुनः 2 वर्ष तक ऐसा प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। सभासदों में 3 प्रकार के सभासद होते हैं। एक होता है निर्वाचित, दूसरा मनोनीत और तीसरा पदेन।
निर्वाचित सदस्य प्रत्येक वार्ड से एक एक चुने जाते हैं, जिनके लिए यह आवश्यक है कि उनका नाम निर्वाचक सूची में हो, उम्र 21 वर्ष से कम ना हो और विधानमंडल का सदस्य होने की योग्यता रखते हों। उसके बाद नगर निगम के बाद आता है हमारा नगर पालिका परिषद। तो हम देखेंगे नगर पालिका परिषद के बारे में। तो नगर पालिका परिषद की रचना एक अप्रत्यक्ष, जिसे हम प्रत्यक्ष निर्वाचित कहते हैं, उसके बाद एक उपाध्यक्ष व 3 प्रकार के सदस्यों से होती है। परिषद में निर्वाचित सदस्यों की संख्या सीमा 25 से 55 है। मनोनीत सदस्यों की संख्या 3 से 5 के बीच होती है। इनमें वार्ड के बजाय कक्ष कहा जाता है। परिषद में समितियों की संख्या 5 से अधिक नहीं होनी चाहिए। अन्य सभी मामलों में नगर निगम जैसी ही स्थिति होती है। नेक्स्ट है हमारा नगर पंचायत। तो नगर पंचायत की बात करें तो नगर पंचायत में एक अध्यक्ष जो होता है और एक उपाध्यक्ष और 3 प्रकार के सदस्य होते हैं। निर्वाचित सदस्यों की संख्या 10 से कम और 24 से अधिक नहीं हो सकती। मनोनीत सदस्यों की संख्या 2 से 3 होती है। शेष मामलों में लगभग निगमों जैसी स्थिति होती है। अभी हम देखेंगे इनके प्रश्नों के बारे में। तो पहले इनके प्रश्न के बारे में देखते हैं।